हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर से दोस्तों बांग्लादेशी इन लोगों ने अपने बीएसएफ जवान एक जवान का कर लिया अपहरण। जी हां, बांग्लादेश में सुलगते आग, जिहादी कट्टरपंथियों के द्वारा मचाए गए बवाल के बीच उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम दोस्तों भारत में। इस खबर के बाद मचा बवाल, भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी प्रदर्शन की खबर। उधर भारत सरकार ने बांग्लादेश हिंसा के बीच लिया बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम। वहीं आपको बताएंगे यूनुस सरकार के इस नए शगुफा का मिला जवाब कि बांग्लादेश पुलिस ने खोल दी यूनुस की पोल की हादी के शूटर फैजल के भारत भागने की सच्चाई का कर दिया बड़ा खुलासा दोस्तों। तो वहीं ढाका यूनिवर्सिटी के बंगबंधु हॉस्टल का नाम बदलकर उस्मान हादी कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस ने अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से की बहुत बड़ी छेड़छाड़, रातों रात शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदल डाला दोस्तों, जिसके बाद और भड़क गया विवाद। बताएंगे कैसे बांग्लादेश इन जिहादी कट्टरपंथियों की आग में झुलस रहा है और जिस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के ये मुखिया। तो वहीं आपको बताएंगे इन कट्टरपंथी जिहादियों का ऐसा हालत है दोस्तों बांग्लादेश में, इन्होंने ऐसा बवाल मचा रखा है कि बांग्लादेश में हिंदू के हाथ पर कलावा देखकर भी लिंच करने लगते हैं दोस्तों, हिंदुओं को मारना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, दीपू हत्याकांड के बाद ये दूसरा मामला आपको बताएंगे, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वहीं बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर मोहन भागवत ने भर दी हुंकार, हिंदुओं को लेकर दे दिया बड़ा बयान दोस्तों। तो वहीं पाकिस्तान चीन कनेक्शन की क्या आहट, जम्मू में रेड अलर्ट जैसे हालात, एनआईए पुलिस एसएसबी और सीआरपीएफ कैंप के पास सनसनीखेज बरामदगी, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं क्या व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की आएंगे एक साथ, बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहकर भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेशी गौ तस्करों ने बीएसएफ जवान का किया अपहरण, घनी धुंध का फायदा उठाकर ले गए। बताते भारत बांग्लादेश सीमा पर शनिवार तड़के कुछ बांग्लादेशी गौ तस्करों ने एक बीएसएफ जवान का अपहरण कर लिया दोस्तों। गौ तस्कर घनी धुंध का फायदा उठाकर जवान को साथ लेकर चले गए। हालांकि बाद में बदमाशों ने जवान को बांग्लादेश बॉर्डर यानी बीजीबी के हवाले कर दिया। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद जवान को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके में भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शनिवार सुबह करीब 4:45 पर हुई। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक जवान का नाम वेद प्रकाश है, वो बीएसएफ की 174वीं बटालियन में तैनात है और अर्जुन कैंप से जुड़े हैं दोस्तों। ड्यूटी के दौरान जवानों ने देखा कि सीमा के एक खाली हिस्से से मवेशियों का एक झुंड भारतीय क्षेत्र में घुस आया। तस्करों को खदेड़ने के दौरान वेद प्रकाश बाकी जवानों से कुछ आगे निकल गए। इसी दौरान घनी धुंध के कारण वो अपने दल से अलग हो गए। मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेशी बदमाशों ने उन्हें मवेशियों के साथ बांग्लादेश ले जाकर अपहरण कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बीएसएफ सेक्टर कमांडर ने बीजीबी से संपर्क किया। बांग्लादेश की ओर से बीएसएफ को बताया गया कि भारतीय जवान सुरक्षित हैं और फिलहाल बीओपी अंगार पोटा में मौजूद हैं। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक जवान को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। दोस्तों, ये हरकत ऐसे समय में किया गया है जब बांग्लादेश को लेकर भारत में भी बवाल मचा हुआ है और भारत की सेना भी हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम जानकारी, भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी प्रदर्शन, हिंदू युवक की हत्या का हुआ जमकर विरोध। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने साफ किया कि यह प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था। इससे बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। हकीकत यह है कि प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 25 युवा शामिल थे। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के इस बयान को खारिज करते हुए कहा है कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। ढाका ने कहा कि इस घटना को भ्रामक प्रचार कहना ठीक नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने कहा कि भारत ने इस घटना को जरूरत से ज्यादा हल्का बनाकर पेश किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 20 से 25 से 30 लोगों का यह
समूह इतने सुरक्षित कूटनीतिक क्षेत्र तक कैसे पहुंच गया। उनका कहना था कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था जब तक कि उन्हें वहां तक पहुंचने की अनुमति ना दी गई हो। तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में सिर्फ हत्या के विरोध तक ही सीमित नारे नहीं लगे बल्कि अन्य बयान भी दिए गए। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी मीडिया में छवि खबरें भ्रामक नहीं थी और काफी हद तक सही थी। हालांकि दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने उनके बात का खंडन करते हुए उनको जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश जिस प्रकार से इस खबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो काफी ज्यादा भ्रामक और झूठी खबरें हैं। हालांकि बांग्लादेशी दूतावास के बाहर 20 से 25 युवाओं की एक टोली प्रदर्शन के लिए जरूर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की और थोड़ी देर के बाद पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया था। बांग्लादेश के मयमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसको लेकर भारत में जनता बांग्लादेश के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर अब विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश के दूतावास को दीपू की हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जिसको लेकर रणधीर जायसवाल जी ने कह दिया कि हम बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके साथ साथ भारत वहां के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। भारत की तरफ से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अधिकारियों के सामने चिंता जाहिर की। अगर आप भी मानते हैं कि इसे हिंदू अल्पसंख्यक की मौत का जवाब यूनुस को देना पड़ेगा, उन जिहादी कट्टरपंथियों को सजा मिलनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो वहीं आपको बड़ी जानकारी बता दें। बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम। दोस्तों बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद चटगांव में जमकर हिंसा हुई। कई मीडिया संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों और राजनीतिक कार्यालयों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसी के मद्देनजर भारतीय वीजा संचालन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। बांग्लादेश में हिंसा फैलने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला कर दिया। पिछले साल हुए विद्रोह में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से राजनयिक तनाव और बढ़ गया है। उच्चायोग की इमारत पर धावा बोलने की कोशिश कर रही भारी भीड़ को सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चटगांव स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र यानी AHCI में हाल ही में हुई एक सुरक्षा घटना के कारण भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC चटगांव में भारतीय वीजा संबंधित परिचालन अगले आदेश तक निलंबित रहेगा। स्थिति की समीक्षा के बाद वीजा केंद्र को पुनः खोलने की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें बांग्लादेश पुलिस ने बताई उस्मान हादी के शूटर फैजल के भारत भागने की सच्चाई। यूनुस सरकार का नया शिगुफा। दोस्तों बांग्लादेश के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी का हत्यारोपी फैजल करीम के देश छोड़कर भाग जाने की अटकलों पर पुलिस का जवाब सामने आया है। बांग्लादेश के सीनियर पुलिस अफसरों ने साफ किया कि फैजल के देश छोड़ने के बारे में कोई पुख्ता जानकारियां सामने नहीं आई है, ये फेक खबर फैलाई जा रही है। फैजल के भारत भागने की अटकलबाजी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। इस बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश की सुरक्षा में कोताही बरतने का ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ने की कोशिश की। जैसा कि हमने आपको बताया, रविवार को पुलिस हेडक्वार्टर में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम एंड ऑपरेशंस खोंडकर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि पुलिस को अभी तक ऐसी कोई भरोसेमंद जानकारियां हासिल नहीं हुई है, जानकारी नहीं मिली है जिससे यह पक्का हो सके कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या में संदिग्ध शूटर फैजल करीम मसूद देश छोड़कर भाग गया हो। यानी कि दोस्तों भारत के खिलाफ लगातार भ्रामक और फेक खबरें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की तरफ से, ताकि इन कट्टरपंथी जिहादियों के विचारों को और भी ज्यादा भारत के खिलाफ बनाया जा सके और इन प्रदर्शन को और भी उग्र किया जा सके। इनके मन में भारत के खिलाफ और भी ज्यादा बातों को भड़काया जा सके। दोस्तों ये नई साजिशें रच रहा है मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने चला एक और नई सबसे बड़ी चाल। अब ढाका यूनिवर्सिटी में इतिहास से कर दी छेड़छाड़। दोस्तों ढाका यूनिवर्सिटी के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉस्टल का नाम बदलकर शरीफ उस्मान हादी पर रख दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के संगठन हॉल यूनियन ने शनिवार को मुख्य द्वार पर लगी नाम पट्टिका को हटाकर उसकी जगह शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल की नई नाम पट्टिका लगा दी। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। कई छात्रों ने छात्रावास की मुख्य इमारत
पर बने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्र पर पेंट कर दिया। खबर के मुताबिक ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के सांस्कृतिक मामलों के सचिव मुसद्दिक इब्न अली मोहम्मद ने घोषणा किया कि शनिवार रात 9:30 बजे क्रेन की सहायता से नाम पट्टिका हटवाई जाएगी। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस कैसी कैसी चालें चल रहे अंदर खाने, आप इमेजिन कर सकते हैं। आखिर कैसे इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिल गया, ये अचंभे वाली बात है। नोबेल पीस पुरस्कार मिलने की वजह से इनको अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, लेकिन इन्होंने पीस तो छोड़िए दोस्तों, हिंसा भी ऐसी फैलाई जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, वही आपको बता दें, एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में बीएनपी नेता के घर पर भीड़ ने लगाई आग, 7 साल की बेटी की जलकर हुई मौत, मचा भारी बवाल। दोस्तों, एक और नई जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी के नेता बेलाल हुसैन के घर पर गुस्साई भीड़ के हमले में 7 साल की बच्ची के जिंदा जलकर मरने की खबर है। डेली स्टार और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता का घर शनिवार को जला दिया गया। ये घटना रात 1 बजे हुई, जब घर के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद थे और उन्होंने परिवार के अंदर होने के बावजूद घर में आग लगा दी। बेलाल की बेटी 7 साल की आयशा अख्तर आग में जलकर मर गई। लक्ष्मीपुर सदर मॉडल थाना के ऑफिसर इंचार्ज मोहम्मद वाहिद परवेज ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एक बच्ची मृत पाई गई और 3 लोगों को बचा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक घर में आग लगने से बेलाल हुसैन और उनके 2 अन्य बेटियां, जिनमें 16 साल की सलमा अख्तर और 14 साल की सामिया अख्तर गंभीर रूप से जल गई। लड़कियों को बाद में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई। डेली स्टार से बात करते हुए बेलाल की मां ने हमले की पुष्टि की है। उन्होंने दावा किया है कि दंगाइयों ने घर के बाहर दरवाजे पे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोस्तों, दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया, उसके बाद पेट्रोल डालकर घर को आग लगा दिया ताकि वो लोग बाहर ना निकल सके और इस आग में झुलस कर मर जाए। जी हाँ, तो ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है प्रदर्शन की और हिंसा की। वही आपको बता दे, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू के हाथ पर कलावा देख भड़की भीड़, रिक्शा चालक की बेरहमी से कर दी पिटाई। दीपू हत्याकांड के बाद ये दूसरा बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है बांग्लादेश से। दोस्तों, हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या के बाद एक और हमले का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू रिक्शा चालक को भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। घटना शुक्रवार को बांग्लादेश के झेनाईदह जिले की बताई जा रही है। हमले में बुरी तरह घायल हुए हिंदू युवक की पहचान गोविंदा विश्वास के रूप में हुई है। भीड़ ने उसकी कलाई पर बंधे पवित्र लाल धागे को देखकर हमला बोला। चश्मदीदों के मुताबिक घटना स्थल पर युवक के खिलाफ भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी गई। रॉ एजेंट होने के आरोप लगने पर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने युवक पर जानलेवा हमला तक कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस हमले में गोविंदा को सीने और गले पर चोटें आई हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को रिक्शा चालक बताते हुए रिहा करने की गुहार लगा रहा है। इसके बाद झेनाईदह सदर पुलिस स्टेशन में उसको हिरासत में ले लिया गया। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक तो उस रिक्शा चालक को इन जिहादी कट्टरपंथियों ने खूब मारा दोस्तों, और फिर उसको पुलिस के भी हवाले कर दिया, जबकि ये एक बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय से आता व्यक्ति अपना घर को चलाने के लिए रिक्शा का कार्य करता था। तो ये स्थिति है दोस्तों बांग्लादेश की। ऐसे में आपको बता दें, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मोहन भागवत ने भर दी हुंकार, कोलकाता से कर दी बड़ी अपील। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और स्थिति बेहद कठिन होती जा रही है। मुश्किल हालात में भी, जी हां, अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और दुनिया भर के सारे हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपनी सीमाओं के भीतर जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना होगा और हम कर भी रहे हैं। हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। हो सकता है कि वे पहले से ही कुछ कर रहे हों, कुछ बातें उजागर होती हैं, कुछ नहीं होती, कभी परिणाम मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। जी हाँ, मोहन भागवत ने आगे कहा कि यदि हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो बंगाल की स्थिति बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब राजनीतिक परिवर्तन पर मेरे विचारों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम संघ के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बयान देते देते उन्होंने बंगाल को भी साथ देने का बयान दे दिया। इनके बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें,
जम्मू प्रांत में जारी हाई अलर्ट के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक बहुत बड़ी संदिग्ध बरामदगी की है। पुलिस ने जम्मू में एनआईए मुख्यालय के पास एक इलाके से असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप बरामद किया है। ये टेलीस्कोप चीनी निशान वाला बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर स्नाइपर और असॉल्ट राइफलों में अटैचमेंट के तौर पर किया जाता है। ये टेलीस्कोप एनआईए कार्यालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय के बीच जंगली झाड़ियों से भरी एक खाली भूभाग में पड़ा मिला। खास बात यह है कि इसी इलाके के पास सीआरपीएफ बटालियन मुख्यालय और सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के ठिकाने भी मौजूद हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध पर शांति की उम्मीद, यूएस के प्रस्ताव पर रशिया ने कहा बातचीत सकारात्मक दिशा में। जी हां, व्हाइट हाउस के एक विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा कि उन्होंने करीब 4 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए फ्लोरिडा में यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ उत्पादक और सकारात्मक बातचीत की। स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बातचीत यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच साझा रणनीतिक दृष्टिकोण बनाने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हत्याओं को रोकना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और यूक्रेन की स्थिरता, पुनः निर्माण और दीर्घकालिक समृद्धि के लिए परिस्थितियां बनाना है। शांति केवल संघर्ष की समाप्ति नहीं बल्कि स्थिर भविष्य की नींव भी होनी चाहिए। ये वार्ता ट्रंप प्रशासन की शांति पहल का हिस्सा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन उनके प्रयास मॉस्को और कीव की मांगों से टकरा रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन पर अपनी अधिकतम मांगों पर अड़े रहने का संकेत दिया है कि रशिया की सेनाएं भारी नुकसान झेलने के बावजूद युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन का हुआ भारी विरोध। लोकल लोगों ने रोका रास्ता। जी हां, बैनर में लिखा ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। जी हां, न्यूजीलैंड से एक हैरान करने वाली और चर्चा में आई घटना सामने आई है, जहां सिख समुदाय से निकाले जा रहे नगर कीर्तन का स्थानीय लोगों के एक समूह ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर कीर्तन का रास्ता रोक दिया और आगे खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव जैसी स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस की सूझबूझ से मामला शांत हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था ये न्यूजीलैंड है, भारत नहीं, और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो, ये हमारी जमीन है, यही हमारा स्टैंड है। यह प्रदर्शन शनिवार को उस समय हुआ जब नगर कीर्तन गुरुद्वारे की ओर वापस लौट रहा था। नारेबाजी और बैनरों के जरिए स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, जिससे सिख समुदाय के लोग हैरान रह गए। वहीं बता दें, ना मुनीर ना शहबाज शिप, जिस शिप को सौंपने एर्दोगन खुद उतर आए, पाकिस्तान ने समारोह में भेज दिया नेवी का अफसर। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन दुनिया के नक्शे पर खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नया खलीफा साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। गाजा युद्ध रोकने में फेल एर्दोगन रविवार को इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड पहुंचे और पाकिस्तानी नौसेना को अत्याधुनिक पीएनएस खैबर सौंप दिया। एर्दोगन इस समारोह को अपनी वैश्विक धाक और इस्लामिक ब्रदरहुड के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे थे, इसीलिए वे खुद प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंचे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये रही कि पाकिस्तान की तरफ से ना तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे और ना ही सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर नजर आए। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े मददगार को महज एक नेवी अफसर यानी एडमिरल नवीद अशरफ के भरोसे छोड़ दिया। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को तरस रही है, वहीं दूसरी ओर जनरल आसिफ मुनीर की सेना अपने बेड़े में नए हथियार जोड़ने में व्यस्त है। तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में रविवार को एक भव्य समारोह के साथ पाकिस्तानी नौसेना को दूसरा मिलगेम क्लास जंगी जहाज सौंपा गया। पीएनएस खैबर नाम के इस जहाज के कमीशनिंग प्रोग्राम में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मौजूद रहे। रक्षा विशेषज्ञ से भारत की बढ़ती समुद्री ताकत के खिलाफ पाकिस्तान की छटपटाहट और तुर्की से मिल रही सामरिक इमदाद के रूप में देख रही है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बड़ा खतरा, विदेशियों के समुद्री ऑपरेशन का बन सकता है अड्डा। दोस्तों, क्या बचा पाएंगे इसको शहबाज शरीफ? दरअसल पाकिस्तान ने हालिया समय में अपने ग्वादर पोर्ट पर ध्यान बढ़ाया है। ग्वादर से जुड़े मल्टीनेशनल मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर के आइडिया को सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में कदम के तौर पर देखा गया है। पाकिस्तान की ओर से इसे साझा समुद्री जागरूकता में हिस्सेदार के बनने के तौर पर पेश किया गया। हालांकि ऐसे सेंटर के बारे में माना जाता है कि ये मेजबान देश के बजाय दूसरे लोगों का अड्डा बन जाते हैं। ये सेंटर उन लोगों की मदद
करते हैं इनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होते हैं और रणनीतिक एजेंडे स्पष्ट होते हैं, बता दें। वहीं बर्फ पड़े या फिर पहाड़ दर के कश्मीर में नहीं होगा अनाज का संकट। पहुंचने लगी राशन से भरी माल गाड़ियां। दोस्तों, सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे जम्मू कश्मीर की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी। कश्मीर में लॉजिस्टिक्स और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला हमेशा बहाल रखने के लिए उठाए गए कुछ हालिया और महत्वपूर्ण फैसलों के बीच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोले तो FCI द्वारा प्रायोजित पहली ट्रेन बोले तो फूड ग्रेन फ्रेट रेक जब अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पर पहुंची तो कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। ये मालगाड़ी पंजाब के अजीतवाल स्टेशन से चली थी, जिसके 21 BCN वैगनों में करीब 1384 टन जरूरी अनाज लदा है। ये ट्रेन करीब 11:30 बजे अनंतनाग में अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, यानी आने वाले समय में कश्मीर को नहीं होगी अनाज की संकट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोदी सरकार के इस कदम का दिल से सराहना करते हैं तो उनका फैसला उत्तम फैसला था, है और रहेगा, जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इधर निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ दिखा, महायुति का जलवा। जी हाँ, महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा की बहुत बड़ी बम्पर जीत, महायुति 200 पार, विपक्ष बोला ईवीएम जिम्मेदार। जी हाँ, महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा को रविवार को बहुत बड़ी जीत मिली है। भाजपा के महायुति गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र की 288 नगर परिषद और पंचायत सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा तक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता द्वारा बीजेपी और महायुति पर फिर से भरोसा जताने के लिए उनका आभार भी जताया। महाराष्ट्र चुनाव आयोग के मुताबिक रविवार रात 11 बजे तक की गणना में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी यानी महायुति ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने 44 पदों पर जीत दर्ज की। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने नगर परिषद अध्यक्ष के 117 पद जीते, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद हासिल किए। कांग्रेस को 28, एनसीपी को 7 और शिवसेना को 9 पद मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटें जीती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूँ। यह जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्य भर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर किए गए अथक परिश्रम के लिए बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं ये थी की सारी बड़ी जानकारी, आपको खबर कैसी लगी? लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।